नमस्कार। मंच टीवी के इस कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी मुलाकात हो रही है उल्लासनगर महानगर पालिका के आयुक्त राजेंद्र निंबालकर जी से। राजेंद्र निंबालकर जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की प्रथा के अनुसार, इस कार्यक्रम की एक ट्रेंड के अनुसार हम आपसे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जन्म, आपकी जो एजुकेशन और उसके बाद आपका उल्लासनगर आना। ओके, मेरा जन्म है पूना के डिस्ट्रिक्ट में, बारामती के पास एक सोमेश्वर गांव, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है, मेरे मामा के घर। और मेरी स्कूल एजुकेशन बारामती में हुई अप टू 5th स्टैंडर्ड। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, उनके स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। और 5th के बाद फिर पूना में मेरी स्कूल और कॉलेज सिम्बायोसिस में मैंने लॉ का एजुकेशन लिया। 12th के बाद 5 साल का कोर्स था और वो कोर्स मैंने पूरा विद डिस्टिंक्शन एज ए टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी पूरा किया हर साल। तो सर, ये एजुकेशन के बाद आप किस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाना चाहते थे उस समय? उस समय तो मैं लॉयर बनना चाहता था जी। तो मतलब आप ये पूछना चाह रहे कि सडनली कैसे टर्न चेंज हुआ? हुआ? एक्चुअली मैं 12वीं में मैं साइंस में था और मैं इंजीनियरिंग करना चाहता था। जी। मतलब बहुत 2-3 टर्न हो गए हैं लाइफ में। हाँ। तो जब मैं साइंस में था तो फिर नेचुरली मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग का एडमिशन तब उसी बेसिस पे होता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तभी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। तो उस वक्त मैं सिर्फ पढ़ाई और किसी के साथ बातचीत नहीं, ना फ्रेंड सर्कल और ये। तो जो 12th का एग्ज़ाम का टाइम टेबल था उस वक्त, वो ऐसा सीधा नहीं था। कभी कोई एक पेपर सुबह था, कभी दोपहर, फिर वापस दोपहर को, फिर सुबह। तो पहले 4-5 पेपर हो गए, आखिरी 2 मैथ्स के पेपर पार्ट 1 पार्ट 2 जो थे। तो पार्ट 1 पेपर सुबह था और मैं टाइम टेबल गलती से दोपहर को पेपर समझ के मैं साइकिल पे निकला पेपर देने के लिए। और मेरे फ्रेंड्स लोग वापस आ रहे थे पेपर दे के और वो मुझे पूछ रहे तू पेपर को क्यों नहीं आया? तो मैं साइकिल के साथ वहीं गिर गया विद दैट सरप्राइजिंग ये। तो मेरा एक पेपर पूरा 50 मार्क्स का चला गया। तो घर वाले सब बोल रहे थे कि आप ड्रॉप ले लो ताकि ये 50 मार्क्स का कवर हो जाए और प्रॉपरली आपको इंजीनियरिंग का एडमिशन मिले। लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट डे का पेपर जो बचा था वो पेपर ऐसे ही दे दिया कैजुअली। बहुत अपसेट मूड में ही था मैं। लेकिन उस पेपर में मुझे आउट ऑफ 50 45 मार्क्स मिल गए। तो वो आउट ऑफ 100 कैलकुलेट हो गए। तो नेचुरली आई गॉट पास्ड। तो ना मैं इधर का रहा कि फेल भी नहीं हुआ जो रिपीट करके फिर से एग्ज़ाम दूँ, और पास भी हुआ तो अच्छे परसेंटेज नहीं आए। सो आई टुक अ ड्रॉप। में ड्रॉप लिया 1 साल फुल और ख़ुद को ही मैं बहुत कोसता रहा पूरी साल। और कुछ ना कुछ जॉब ऐसे ही करता रहा। तो आखिरी में एक वकील के पास ऐसे ही मैं असिस्टेंट करके काम पे जाता था उनके साथ कोर्ट में वगैरह। तो वहाँ से थोड़ी लॉयर के बारे में रुचि पैदा हो गई। और नेक्स्ट ईयर भी फिर मैंने 12वीं के बाद का जो 5 इयर्स का कोर्स उसी साल शुरू हुआ था, हमारी फर्स्ट बैच। तो लॉ का एडमिशन लिया। उसमें हमको 5 इयर्स का कोर्स था जो उसमें 3 साल के बाद इक्विवेलेंट टू ग्रेजुएट हमको डिग्री मिलती है। तो वो डिग्री मिल गई। तो हमें जो प्रोफेसर पढ़ाते थे तो हमको ऐसे पता चला वो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं IAS का। तब तक कुछ पता नहीं था व्हाट इज़ दिस IAS। तो वो इतने इंटेलिजेंट है जो हमको पढ़ाते थे, हमको उनसे बहुत रिस्पेक्ट था। तो फिर ऐसे पता चला कि वो एग्ज़ाम में बैठे लेकिन पास नहीं हो पाए। तो मुझे बहुत अजीब लगा ये ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें जिनको मैं इतना इंटेलिजेंट और ये समझता हूँ वो उसमें क्वालिफाई नहीं। बहुत ही अजीब डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। तो उसमें थोड़ी रुचि पैदा हो गई और नेक्स्ट ईयर ही फिर मैंने वो एग्ज़ाम दे दिया। हालांकि उन्होंने IAS के लिए किया था, मैंने प्रोविंशियल सर्विस का एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर में दिया। सो फॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ही मैं क्लियर हो गया। तो जब तक मेरा 5 इयर्स का कोर्स पूरा होकर लॉयर का सनद लेना पड़ता है तब तक इधर का ऑर्डर ज्वाइनिंग का आ गया। और उस वक्त मुझे क्लास 1 ऑफिसर की तनख्वाह एज ए डिप्टी कलेक्टर वॉज 3000 रुपीज़, जो बहुत मायने रखती थी 1989 में। एज ए डिप्टी कलेक्टर कहाँ अपॉइंट हुए आप? तब मैं सोलापुर में मुझे पोस्टिंग मिला। तो फिर ये वकालत का फिर ट्रैक छूट के मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। और फिर सर, कौन सा वर्ष था जब आप पहली बार अपॉइंट हुए? इट वाज इन 1989।
आप सुन रहे हैं राजेंद्र निम्बालकर जी, जो उल्लासनगर शहर के आयुक्त हैं। उनकी व्यक्तिगत जीवन आपके लिए उत्सुकता पैदा कर रही है। एक वो स्टूडेंट जो 12वीं कक्षा में ये नहीं जानता था कि उसकी परीक्षा सुबह है या शाम है, उसी ने तब जाके ये नोट की बात कि प्रोफेसर्स भी एग्ज़ाम देते हैं और फेल भी होते हैं। तब जाके इन्होंने वो एग्ज़ाम्स दिए, पास हुए और आज हमारे सामने इतनी बड़ी पद पर बैठे हैं। सर, सचमुच ये युवाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा वाली बात होगी। इससे एक सीख हमको लेनी चाहिए कि कोई भी फील्ड में आप जाओ, यू डू योर बेस्ट। Yes. और कोई भी ट्रैक आपसे छूट जाए, जैसे एक ट्री का ब्रांचेस होते हैं, आपसे एक ब्रांच छूट गया, आप दूसरी ब्रांच पे, तो किसी ना किसी ब्रांच पे कोई ना कोई फ्रूट आपको मिलेगा। इट नॉट नेसेसरी कि आप एक पर्टिकुलर ब्रांच से ही जाएंगे तो ही आपको फ्रूट्स मिलेगा, प्रोवाइडेड आपके उतनी जुनून और लगन से आप, और किसी भी फील्ड में यू प्रिपेयर फॉर द टॉप पोजीशन, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज द स्पेस एट द टॉप। नीचे बहुत भीड़ है लेकिन ऊपर बहुत जगह है। तो सर, ये जब शुरू हुआ आपका, मतलब अपॉइंटमेंट शुरू हुई, तो फिर आपने जो एजुकेशन थी उसको कंटिन्यू रखा? कई बार मैंने LLM करने की कोशिश की लेकिन फिर अटेंड नहीं कर पाता था। एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया LLM, लेकिन मुझे ध्यान में आया वो रिसर्च ओरिएंटेड लॉ के सब्जेक्ट्स इतने काम के नहीं हैं। अगर किसी को प्रोफेसर बनना है या लॉ में रिसर्च करना है तो ही काम के, फिर मैंने वो पूरा नहीं किया। हालांकि LLM का एक पार्ट मैं देख के वो भी पास हुआ हूँ। अच्छा, भविष्य में कामना करते हैं? कई सारे आई ऑफिसर भी भविष्य में भी पढ़ाई करते रहते हैं LLM की, तो भविष्य में कामना करते हैं कि शायद वो भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए। और सर, ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं होती रही, आगे बढ़ते बढ़ते आप उल्लासनगर के कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट हुए। क्योंकि आज हम एक मुलाकात उल्लासनगर शहर में कर रहे हैं, यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये नियुक्ति जो है इस शहर में आपकी पहली बार है? फर्स्ट टाइम, यस, पहली बार। कैसा लगा यहाँ आपको आकर? यहाँ आने से पहले ही मुझे ये पता चला था कि जिनकी यहाँ पोस्टिंग हुई है वो यहाँ आना नहीं चाहते थे और उन्होंने फिर अलग जगह पर अपनी पोस्टिंग कर ली। तो वो एक मेरे लिए एक संदेशा था कि तुम ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ कोई जाना नहीं चाह रहा है। ऐसा आपने सुना कि यहाँ कोई आना नहीं चाह रहे हैं? तो फिर भी मैंने वो, मेरे दिल में कुछ भी मेरा डिसीजन के ऊपर प्रभाव पड़े ऐसा कुछ भी उसमें नहीं था। मैंने ठान लिया था कि मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैं भंडारा में था। अच्छा। भंडारा डिस्ट्रिक्ट में भी मैंने IAS पोस्टिंग पे ही मैं काम कर रहा था करीब 1-1.25 साल। तो वहाँ से फिर मैं यहाँ भंडारा, मतलब इट इज़ नागपुर से भी दूर है, तो वहाँ भी मैं खुशी से काम करता था। तो उसके बदले में बॉम्बे के नज़दीक, पूना के नज़दीक, तो और भी फिर ऐसा कोई भी इशू नहीं था। यहाँ आकर आपने क्या देखा? किस तरह की प्रायोरिटीज आपने सबसे पहले नोटिस की? यहाँ एक तो सबसे पहले डिसिप्लिन का बहुत अभाव है, एक सामूहिक जिम्मेदारी की बहुत अभाव है, और जिस इंस्टीट्यूशन में मुझे चार्ज दिया है उस इंस्टीट्यूशन की भी इनहेरेंट मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे उस इंस्टीट्यूशन को उभारने में जो चीज़ें चाहिए, जो सक्षम करने में चाहिए, उनका बहुत कमी यहाँ मुझे नज़र आई। तो प्रीवियसली जो बातें हो चुकी थी वो सारी बातें अधूरी छूट गई थी। इन सारी बातों ने आपको असमंजस में तो डाला होगा कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन में भी कोई कमियां हैं। तो प्रीवियसली वहाँ पर वो जो काम होना चाहिए था वो हुआ नहीं। उसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, काम क्यों नहीं हुआ इसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन ये बहुत मुझे तय था कि यहाँ बहुत सारी मेहनत लेने की ज़रूरत है। और शायद मुझे ये भी सवाल उठ रहा था कि इतनी सारी मेहनत लेने के बाद भी जहाँ 20% मेहनत लेके जो रिज़ल्ट मिलता है वो यहाँ 100% लेके भी मिले या ना मिले, इसका भी मुझे मतलब कोई गारंटी नहीं थी। तो वो एक बड़ा सवाल दिल में था। सर, आप जब व्यक्तिगत सोच रखकर कहीं भी आपकी तबादला होता है, आपकी ट्रांसफ़र होती है, तो वो आपकी व्यक्तिगत सोच अपनी जगह, लेकिन जिस शहर में आपकी ट्रांसफ़र होती है उस शहर के लोगों का यह सोचना होता है कि ये जो कमिश्नर अब आए हैं ये कोई ना कोई नया डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे। तो जब आप आए थे तब उल्लासनगर में कल्याण नंबरनाथ रोड का जो ये इशू था बहुत पीक पे था, और
इससे पहले जो कमिश्नर थे उनको कोर्ट का भी ये ऑर्डर आया हुआ था कि आपने ड्यू प्रोसेस फॉलो न करके जो है वो आपने पढ़ा था, स्टडी किया था? नहीं, मुझे जब मैं यहाँ ज्वाइन हुआ तो इलीगल कंस्ट्रक्शन से भी पहले, इलीगल कंस्ट्रक्शन तो मैंने सुना था ये रैम्पेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन का शहर है, लेकिन सबसे अहम बात जो मैं शहर में प्रवेश करते करते ही मुझे नज़र आई वो कचरे की समस्या थी, गंदगी की समस्या थी। तो मैं ये देख रहा था कि सब जगह कचरों के ढेर, हालांकि मैं 11 साढ़े 11 बजे पहुंच रहा था, ऊना से आ रहा था, तो उस समय इतना कचरों के ढेर, जबकि मुझे पता है कि गार्बेज का जो काम है बहुत सुबह होना चाहिए। तो ये बहुत अजीब बात मुझे लगी। और इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा तो मुझे थोड़ा समय और लगता था, 5-6 दिन, लेकिन उसी दिन जनरल बॉडी थी और जनरल बॉडी में ही ये बहुत गर्मा गर्मी में इसकी चर्चा हुई है कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, कोई उसे रोक नहीं रहा है, पर्टिकुलरली कल्याण अम्बरनाथ रोड पे हो रहे हैं। तो वो उसके बारे में जनरल बॉडी में ठहराव पास करने जा रहे थे कि इसको रोका जाए, और कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, ये रिजोल्यूशन के हम खिलाफ है। तो ये बात मुझे बहुत अजीब लगी कि कोई रिजोल्यूशन से ये तय कैसे कर सकते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को बढ़ावा देना चाहिए या उसको रोकना चाहिए। ये तो देयर कैन नॉट बी एनी डिस्प्यूट। इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको सब ने एक साथ मिलके उसको रोकने के लिए ही ठहराव या उसको सहमति देना ज़रूरी है। तो मैंने तब उठकर, दैट वाज माय फर्स्ट बोल्ड स्टेप टू द बॉडी कि ये आप जो रिजोल्यूशन कर रहे हैं ये मतलब कोई काम का नहीं है। आप जो भी रिजोल्यूशन करेंगे आखिर में प्रशासन को वो देखना है कि अब प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जब हाई कोर्ट वगैरह इन सब के जो डिसीजंस है वो जनरल बॉडी को जिम्मेदार नहीं करती है, वो प्रशासन को और कमिश्नर को और उसकी टीम को जिम्मेदार मानती है। तो फिर दैट वाज वेरी मच हाईलाइटेड नेक्स्ट डे इन न्यूज़पेपर, और इंसिडेंटली मैंने फिर इमीडिएटली साइट विजिट भी प्लान किया नेक्स्ट डे 23 तारीख को। और फिर जहाँ चल रहा था काम एकदम जोर शोर से खुलेआम, वो तुरंत तोड़ने को कह दिया, और 5 मिनट में पूरा मशीन लेके लोगों ने उसको तोड़ दिया, और उसको मीडिया ने भी बहुत अच्छी तरह से उसको सराहना की, और एक मैसेज गया इमीडिएटली कि ये अभी ये रैम्पेंट जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ नहीं होने के बराबर होना ही बहुत हितकारक है। नहीं, कई वर्षों से ये जो इशू चल रहा था कल्याण अम्बरनाथ रोड का, वो डिमोलिश हो चुका था। जब आप आए तो कई सारी दुकानें डिमोलिश हो चुकी थी। तो आप जिस तरह से आपने कहा कि मैंने स्पीच में कहा कि कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो बाध्य करते हैं कमिश्नर को या पूरी बॉडी को, तो इससे पहले के जो कमिश्नर थे उनको कोर्ट का ऑर्डर था कि आपने जो डिमोलिशन की कार्रवाई की कल्याण अम्बरनाथ, एक पूरी तरह से जो आपने डिमोलिश कर दिया, ये आपने जो लीगल प्रोसेस है या जो आपके कारपोरेशन का प्रोसेस है वो आपने अप्लाई नहीं किया था। ये ऑर्डर आपने पढ़ा था? ये पढ़ा नहीं, ये तब मैंने बाद में पढ़ा जी। जब मैंने डिटेल्स, क्योंकि ये रोड वाइडनिंग क्यों नहीं हो रहा है, इसका काम क्यों रुका पड़ा है, तब मुझे पता चला कि इसमें हाई कोर्ट ने कुछ स्टे ऑर्डर पास किए हैं। तब मैंने डिटेल उसका सब पढ़ के देखा, तो उसमें पता चला कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप सीधा ऐसे कार्रवाई नहीं कर सकते हो, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। प्लस उनमें से कुछ लोगों के पास उसका टाइटल भी है, तो उनके कॉम्पनसेशन के बारे में भी आप कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधा उसको तोड़ रहे हैं। आपको तोड़ना ठीक है, वो आपको रोड वाइडनिंग डीपी के हिसाब से वो जायज़ है, लेकिन अगर किसी के पास सनद है, किसी के पास प्लान सैंक्शन है, तो उसका जो लीगल काम है उसको अगर तोड़ना पड़ रहा है तो उसका मुलायजा उसको देना चाहिए। तो एज द कमिश्नर, अगर आपको पब्लिक जानना चाहे कि आप किस प्रकार का विचार रखते हैं, तो आप कोर्ट के उस ऑर्डर को मान्य करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? मैंने ऐसा मान्य करके मैंने 3 फरवरी को मेरा ऑर्डर, हालांकि हम इलेक्शन में बिजी थे, फिर भी मैंने उनका हियरिंग लिया 2 बार, और एक बार मैं खुद सुबह 6 बजे साइट पर जाके हर एक शॉप का जो भी कॉन्ट्रोवर्शियल वो जो कोर्ट में थे, मैंने खुद अपना टेप लगा कर उसका मेजरमेंट किया है, और नोट करके पूरा वो ऑर्डर में मेंशन करके कितना उनका, इवन 4 इंच का भी जिसका ये है वो भी मैंने उसमें मेंशन किया है। और मैंने उसमें ये जो कॉम्पनसेशन का इशू है वो भी उसमें मेंशन किया कि अगर जिसका सनद वगैरह है उनको कॉम्पनसेशन मैं 3 महीने के अंदर दूंगा। तो मैंने वो एक जिम्मेदारी अपने ही ऑर्डर में अपने आप पर डाल दी। तो जो कोर्ट के जो मुद्दे थे कि इनको प्रॉपरली हियरिंग देना चाहिए, इनका अगर टाइटल है तो उसको कॉम्पनसेशन का इशू है, तो वो सब मैंने उसमें डाल दी। चलिए, ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो बड़ा मुद्दा हो इलीगल कंस्ट्रक्शन का,
उसमें खुद ब खुद इंटरवेन करना और जाके लोगों को भी न्याय देना, ताकि उनको ऐसा ना लगे। आप जब किसी न्याय की बात करते हैं और कहते हैं कि लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और उस तरफ प्रोसेस ये कहता है कि आपको उनको भी जो है तकलीफ नहीं देनी है, तो इस बारे में कमिश्नर जी ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम किया। जिम्मेदारी से काम करने की अगर बात कहें तो जैसे ही आपने शहर में आते ही कचरे की समस्या की बात देखी, तो लोगों ने ये देखा कि कचरा पेटी के इर्द गिर्द जो है कमिश्नर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं सुबह जाके खड़े हो गए और कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं। तो आने से आपने सोशल मीडिया पर भी एक प्रोपोगेंडा कर दी कि जिसको जो भी समस्या है, मुझे व्हाट्सएप पर आप वो तस्वीर निकाल के भेज सकते हैं, आप मेरे साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। शुरू शुरू में आपने जवाब भी दिए, फिर ऐसा सुनाई दिया कि तंग आ गए आप लोगों से, मतलब लोगों की भी ऐसी बातें आपको आने लगी कि जिसका कोई सिर पैर नहीं था और आप तंग आ गए। तो इसमें क्या सच्चाई है? उसमें अभी जैसे व्हाट्सअप ये माध्यम है, उसका हम सही इस्तेमाल हम ज़रूर कर सकते हैं, और पब्लिक लाइफ में तो उसके जैसा कोई इंस्टेंट और इतना इफेक्टिव टूल नहीं है। तो मैंने जब कचरे की वगैरह समस्या देखी तो मैंने वो कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनको भी बुला के उनको कहा कि अगर आपका मिशन जीरो गार्बेज मेंटेन करना है और जिसका हम आपको पेमेंट करते हैं, चार्जेस देते हैं, तो ये आपने सही तरीके से करना चाहिए। और ये मैं हर सिटी में घूम के या मेरे आदमियों के ऊपर भी डिपेंड मैं रह भी सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभावी वो होगा कि हर इंसान अपने खिड़की से भी देखे और उसको नज़र आए, भले वो कचरा हो या इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या नाली सफाई हो। तो मेरे ख्याल से मुझे तब पता नहीं था कि ये स्केल इतना बढ़ जाएगा। तो शुरू में मैंने वो लोगों को वो स्वातंत्र्य दे दिया और उनसे वो इनवाइट किया। उसका मतलब अच्छा मुझे रिजल्ट्स भी मिले, मेरे लोग भी चौकन्ने रहने लगे कि उनको ये पता चला कि ना कि सिर्फ हम जानकारी देंगे तब कमिश्नर को पता चलेगा, बल्कि ये एक व्हाट्सएप के ज़रिए से आपको कभी भी पता चला। और वो मैं व्हाट्सएप जैसा मैसेज था वैसे अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करता था और उनको उसका रिप्लाई मांगता था। तो ये एक टेक्निक बहुत काम में आ गया। हालांकि वो फिर बात जो आपने दूसरा मुद्दा उठाया उसका स्केल इतना बढ़ गया कि आज अगर आप देखेंगे, अभी तो इलेक्शन पीरियड में तो मेरा थोड़ा अटेंशन उसमें से हटना ज़रूरी था क्योंकि पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज भी मुझे कम से कम 20,000 मैसेजेस आई रिसीव। आउट ऑफ दैट सम कॉमन जो मेरे लिए नहीं होंगे, लेकिन अराउंड 4,000 to 5,000 मैसेजेस आर डायरेक्टली मेरे तरफ पॉइंट किए हुए होते हैं। और कुछ मैसेजेस ऐसे कोई ब्लैकमेलिंग वाले भी मुझे नज़र आए जिसमें कुछ बेसिस नहीं था, वो खाली एक दूसरे का स्कोर सेटल करने के लिए करते थे, तो उससे थोड़ा मैं उब गया था। वो सही बात है। कचरा समस्या पे ठेका कंपनी के बारे में आपका क्या विचार है? जो ठेके पहले ही दिए हुए हैं आपके आने से पहले, यस, काम करते हैं वो बराबर? अभी तो बहुत अच्छी तरह। उनका पहला डंपिंग ग्राउंड का जो इशू था वो उन्होंने कहा था कि वो हमारी एक समस्या मूलभूत है, तो वो अगर हम सॉल्व करते हैं तो उनको कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं रहेगी, तो उस पर हमने ध्यान दिया। तो जैसे पहले हमारा डंपिंग ग्राउंड सेक्टर 2 पे था, 2 नंबर रोटी, हाँ, 2 नंबर रोटी में, तो वो हमने बंद करके फिर 5 नंबर में जो पहले से भी वो जगह आइडेंटिफाइड थी तो वहाँ हमने शिफ्ट कर दिया। तो उनको कोई फिर एक्सक्यूज़ नहीं रही, तो फिर उनको हमने कहा कि अभी आपको सुबह 7 बजे से पहले सब ये काम करना चाहिए, विद सम एक्सेप्शंस। कुछ होटल, कुछ सोसाइटियों में दोपहर के बाद कचरा बाहर आता है तो वो दोपहर के बाद होगा, लेकिन मैक्सिमम जो है 80-90% वो सुबह ही वो उठा लेंगे। सर, टेक्निकली स्पीकिंग, एक्चुअली वी डोंट नो फर्दर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शहर के अंदर रेसिडेंशियल एरिया में डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए? Is it technically right by government? टेक्निकली इट इज़ नॉट राइट। यू कैन हैव अ प्रोसेसिंग, और वो भी अभी जो एकदम डेवलप्ड देश या शहर हैं उनमें ये भी वो प्रक्रिया करते हैं विद द सिटी, लेकिन हमारे यहाँ शहर की वो एक कमतरता है, खामी है कि हमारा बहुत कॉम्पैक्ट शहर है, जस्ट 13 स्क्वायर किलोमीटर, और उसका डेंसिटी इतना हाई है, तो हमारे पास जगह की बहुत ही कमी है। तो हमको अलग से बाहर ही जगह जब तक नहीं मिलती है तो कचरे की पूरा साइंटिफिकली उसका हम काम करने में इतना कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अब आपने 2 ऑप्शंस जो हैं वो चुन लिए हैं, एक 2 नंबर ओटी और एक 5 नंबर। 5 नंबर, यस। तो और भी है, हमने गवर्नमेंट से भी कोई जगह मांगी है जो शहर के बाहर हो। कुछ MMRDA ने भी हमको बहुत पहले एक प्रस्ताव दिया था, और वो अपने डंपिंग ग्राउंड में अपना कचरा वो उठाने को तैयार थे, और हर वो कचरे के वेट के हिसाब से वो चार्ज भी करते, उसको भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। और किसी प्रोसेस को, और किसी कारपोरेशन से, किसी शहर से फॉलो अप मिले, कोई और प्रोसेस हो इसके लिए? इसके लिए अभी एक कॉमन हम अंबरनाथ, बदलापुर और कल्याण
और उल्लासनगर, ये 3-4 मिलके कुछ हम प्रोसेसिंग का अगर कर सकते हैं तो उसके बारे में शासन भी सोच रही, क्योंकि ये कॉमन इशू है तो गवर्नमेंट के स्तर पर वो पेंडिंग है। निंबालकर जी, इस शहर में प्रायोरिटीज के चलते, डेवलपमेंट्स के चलते आपने और कौन कौन सी बात ऐसे नोटिस की जहां पर बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमारा जो इनकम है उसमें बहुत सुधार ज़रूरी है। हमारा बजट जो है, क्योंकि पैसे के सिवा कुछ भी काम नहीं हो सकेंगे, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हालांकि ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया वक्त पर तो हमारे जो कर्मचारी है उनकी तनख्वाह भी हम दे नहीं पाएंगे। तो इसको बहुत सीरियसली हमको लेना ज़रूरी था, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि हमारे शहर में जो मेन हमारा आमदनी का जो सोर्स है वो है प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर टैक्स। तो इसमें मुझे देखने को मिला कि पिछले 10 सालों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10 सालों से कुछ टैक्स नहीं भरा है और उसकी रकम 250 करोड़ के ऊपर चली गई है। इस साल का करंट ईयर का भी हमारा 100 करोड़ का डिमांड है, उसके अगेंस्ट हम 10 करोड़ भी जुटा नहीं पाए थे जब पहले 6 महीने गुजर गए थे सितंबर में। तो ये बहुत ही मुझे अनहोनी बात लगी कि जिस शहर में लोगों को टैक्स भरने की भावना नहीं है और जो शहर में लोग आए दिन सब कंप्लेंट सिर्फ करते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कंप्लेंट कर रहे हैं उसका असर क्यों नहीं हो रहा है, अगर उसका असर सही तरीके से होने के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो इस पर थोड़ा हमने ध्यान दिया। तो प्रॉपर्टी टैक्स के हमने जो भी सख्त कदम उठाने थे वो हमने उठाए, लोगों को पहले चौकन्ना किया। आपने देखा होगा हमने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए रैलीज निकाली, लोगों को जैसे अभियान चलाया, तो उस पर थोड़ा हमने ध्यान दिया और मुझे खुशी है कि उसमें बहुत सारी हमको सक्सेस भी मिली। तो इस साल का जो हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का भले पूरा तरीके से हमने रिकवर नहीं कर पाए हैं अभी तक, और भी सख्त कदम थोड़े कुछ लोगों के खिलाफ उठाने पड़ेंगे, लेकिन पिछले 5 सालों में या 10 सालों में जितनी हमारी टैक्स वसूली नहीं हुई थी, जो अभय योजना देने के बाद भी नहीं हुई थी, वो हमने कोई भी अभय योजना ना देते हुए, एक भी रुपए का कोई भी रिलीफ ना देते हुए हम सबसे हाईएस्ट अब इस साल की रिकवरी हुई है। तो ये एक बहुत अच्छी हमारी ये है, लेकिन लोगों ने ये समझना चाहिए कि खुद होके अगर टैक्स भरेंगे तो हमारा समय जो सख्ती से उनसे वसूल करने में है वो हमारा कम जाए। और इस शहर में ये ऐसी खास बात मुझे लगी जहाँ पर 90% से ज़्यादा लोग बिना सख्ती के टैक्स नहीं भरते हैं, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि लोगों की हैसियत नहीं है ऐसा भी नहीं है, लोगों की नीयत नहीं है। तो हैसियत ना होना मैं समझ सकता हूँ, लेकिन नीयत ना होना मैं समझ के बाहर है। सर, हैसियत होने की जहाँ तक आपने बात कही, तो आपके बारे में जहाँ एक तरफ पॉजिटिव एपिसोड चल रहा है कि निंबालकर जी जो है कारपोरेशन में अच्छी कलेक्शन करके दे रहे हैं जिससे शहर का ही विकास होने जा रहा है और कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर मिलेगी, दूसरी तरफ हैसियत वाले जो इमीडिएटली आपके एक्शन के बाद, आपकी सख्ती के बाद भर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई न कर कर ऐसे जो मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, जैसे कंपनियां हैं कई जो बंद पड़ी हैं उनको आप सील कर रहे हैं, उनके मालिक आपको सामने दिखाई नहीं दे रहे जो आके आपके टैक्स पे करे, ऐसे कंपनियों को सील किया जा रहा है। या फिर कहीं पर आपने ये अभियान चला के रखा है कि 4-5 हज़ार की जो कलेक्शन करनी है वहां पर भी जो है नाच गाना हो रहा है और वहां पर तो लोगों को लग रहा है जैसे ये बेइज्जत किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी शोध हम तब करते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। अगर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर लोग आप टैक्स भरें, सख्ती के भी उपाय हम करें तो लोग अगर भरे तो फिर मुझे नया शोध लगाने की या नए तरीके अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, दूसरे कोई भी शहर आप ले लो, 80% लोग उसी साल का टैक्स भर देते हैं, सो वो खाली 20% जो है वो आउटस्टैंडिंग होता है जिसको सख्ती से हम वसूल करते हैं। लेकिन जिस शहर में 90% से ज़्यादा लोग खुद होके नहीं भरते हैं, तो आप सोचिए कि मेरा कितना समय, कितना मेरा मैन पावर जो ऑलरेडी, जैसे आपने चुनौतियां कहा, उसमें से एक आमदनी की कमतरता है, दूसरे मेरे मैन पावर की कमतरता भी एक बड़ी चुनौती है।
तो कम जो हमारे पास मैन पावर है उनको साथ लेकर मैं विकास के काम में ज़्यादा उनको जुटाऊं, या जो काम लोगों ने खुद होके करने चाहिए उनके पीछे लगने में उनको जुटाऊं, तो ये फिर कम समय में कैसे लोगों को हम उकसा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को शर्मिंदगी पैदा अगर होती है और उसके बहाने अगर कोई टैक्स भरता है, तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को आपत्ति होनी चाहिए कि ये तरीके क्यों अपनाए जा रहे हैं। अगर वो खुद होके टैक्स भरता है तो उसको एक्चुअली शर्मिंदगी उसमें आनी चाहिए कि वो शहर का पानी यूज़ कर रहा है, कचरा उसके घर से उठाने की वो उम्मीद रखता है, और रास्ते उसको अच्छे चाहिए, लेकिन उसको इस बात की शर्मिंदगी नहीं होती कि उसके लिए जो पैसा लगता है वो गिने चुने लोग भर रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं भर रहा है, जबकि उसके पास ढेरों सारे पैसे हैं। जब नोट बंद हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं होते, तब घर से निकल के वो भर देता है। मतलब जैसे मैंने कहा, हैसियत और नियत, ये फर्क लोगों ने समझना चाहिए। सर, आपने नए ये जो इन्वेस्टिगेट किए तरीके जो आप बता रहे हैं, शोध करने पड़े आपको, तो आपने इस बात का भी शोध किया, इन्वेस्टिगेशन की कि आपके टेबल पे वो आंकड़े आए या वो चेहरे आए या वो हस्तियां आई जिनके बहुत भारी रकम जो है होनी चाहिए थी, भरनी चाहिए थी, नहीं भरी है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ। ऐसी इन्वेस्टिगेशन ऐसे हो गया। आपने कुछ एग्जांपल जिन्होंने कोर्ट के झूठे ऑर्डर्स दिखला के, जिसको हमारे लोग भी नहीं समझ रहे थे, डीप में नहीं जा रहे थे, और स्टे ऑर्डर है समझकर उनके लाखों के प्रॉपर्टी टैक्स हम वसूल नहीं कर रहे थे, जिसमें हमने वो वसूल किया। बड़े बड़े मोबाइल टावर्स के खिलाफ हमने कार्रवाई की, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया है। आपने कोई डॉल्फिन क्लब का आपने केस सुना होगा, जिसमें भी उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हमारी कार्रवाई को, तो हाईकोर्ट ने हमारे पक्ष में उसका। और एक कंपनी आपने सील की थी, 1 नंबर या 3 नंबर की, और एक कंपनी थी आपके, मतलब आते ही वो एक्शन हुआ था। हाँ। वो कंपनी का अभी तक, वो कंपनी ऑलरेडी DRT मतलब डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के अंदर, कोर्ट रिसीवर के अंदर वो जब्त हो चुकी है। तो भी उसके साथ हम भी जुड़ने के लिए हम उनको लिखा है, क्योंकि उनकी भी कुछ रिकवरी कंपनी एक्ट के अंदर होनी बाकी है। तो अभी हमारे एक्ट में वो प्रावधान नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स को सबसे प्राथमिकता मिले उसके कंपेरिजन। तो ये अभी वो मसला जब उनकी वसूली होने के बाद उसकी नीलामी होगी, और फिर हमारा भी क्लेम उसमें सेटल हो सकता है। तो मतलब आपके दिल में जो सवाल या जो डाउट है कि ऐसा हमने किसी को देखकर कोई बड़ा है या छोटा है, और एक्चुअली हमारी जो भी डिफॉल्टर्स है उनकी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिस्ट बनाई है, जिसका सबसे ज़्यादा बकाया है उसको पहले ध्यान में रखा है। मेरे जो भी इंस्पेक्टर है उनको भी हमेशा ये हमारी चेतावनी होती है कि आप अगर किसी 50,000 वाले के पास जा रहे हो, तो कोई 51,000 वाला भी आपने छोड़ा नहीं है, तभी आप 50,000 वाले के पास जाओ। तो जैसे आपने कहा है कोई 5,000 वाले के पास जाता है, तो ये भी कोई गलतियां हमारे लोग भी करते हैं, लेकिन उनको फिर अलग ढंग से हम उनको भी चेतावनी देते हैं, एक्शन भी लेते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी डाउट हमारे देखने वालों के मन में भी अगर है कि अन्याय हो रहा है, और छोटे जो लोग हैं, रेसिडेंट हैं उल्लासनगर के, जिनकी 4-5 हज़ार बकाया है, उनको परेशान किया जा रहा है, तो कमिश्नर जी आपके सामने खुद से बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, अगर होगा तो आप शिकायत सामने कर सकते हैं। लेकिन उसी समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए, 5,000 रकम भले एक आदमी के लिए छोटी हो जी, लेकिन जब लाखों लोगों की 5,000 रकम अगर बकाया है, तो वो हमारे लिए बड़ी रकम हो जाती है। नहीं सर, मैं तो मतलब ये भी लोगों ने समझना चाहिए कि मेरे पास सिर्फ 5,000 है, दूसरे के पास 5 लाख है। अगर ऐसा सभी लोग सोचेंगे तो टैक्स कोई भी नहीं भरेगा। सर, टैक्स भरना है, ये तो बहुत जरूरी है। आपके ऊपर आरोप क्या लग रहे थे कि आप बड़े जो बकाया वाले हैं उनको छोड़ देते। ऐसा आप अगर कोई उदाहरण दे देंगे, देखिए, कोई जानबूझकर गलती करना और अनजाने में गलती हो जाना, इसमें बहुत बहुत अंतर है। और अनजाने में गलती करने का मुझे पूरा अधिकार है, कम से कम और 6 महीना, क्योंकि मुझे शहर को पूरा जानना है, मेरे लोगों को जानना है, कौन कितना ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन मिसचिफ कर रहा है। तो इसके लिए तो है, लेकिन मैं ये दावे के साथ पूरा करूँगा, जब तक हम यहाँ काम करेंगे किसी को भी बिना वजह है टारगेट नहीं किया जाएगा, या किसी को बिना वजह कोई छूट नहीं मिलेगी। सबको एक ही न्याय से हम तोलेंगे और उस हिसाब से ही काम हम करेंगे। सर, जब आप बात करते हैं कि शहर को समझने की अभी ज़रूरत है आपको, और आपको लोगों ने भी समझ लिया है कि कंपैरेटिवली राजेंद्र निम्बालकर जी सूटेबल कमिश्नर फॉर दिस सिटी। आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारे सामने एक और बात आई है कि आपका इस शहर से ट्रांसफ़र हो रहा है, तबादला हो रहा है। इस विषय में सच्चाई आप
मुझे भी थोड़ा ये ताज्जुब वाली बात हुई है कि अचानक मुझे कल ये मेरे तबादले का ऑर्डर मिला, लेकिन जब मैंने उन डिटेल में इसकी जानकारी ली तो ये पता चला है कि पनवेल में वहाँ इलेक्शंस ड्यू है, और जो इलेक्शंस पूरा करने के लिए वहाँ के जो कमिश्नर थे उनको किसी वजह से वहाँ इलेक्शन कमीशन ने उनको उनकी जगह पर कोई और अपॉइंट करने के लिए कहा था, और उस वजह से उन्होंने अभी मेरे उल्लासनगर के इलेक्शंस पूरे हो चुके हैं तो मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि परमानेंट मेरा ट्रांसफ़र हुआ है। सर, जब शहर को अन्य प्रायोरिटीज़ की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट ने आपके इंडिविजुअल प्रायोरिटीज़ को पकड़ के, ऐसा है क्या कि आपको सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर कहा जाए कि इलेक्शन से संबंधित आप अच्छे कार्य करते हैं तो हर शहर जहां पर इलेक्शन होगा बार बार वहां आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक योगायोग बोल सकते हैं। आपने यहाँ भी इलेक्शन के यहाँ समय में इलेक्शन काफी मैंने अच्छी करवाई है। कैंपेनिंग चलाई और आपने। मैं समझता हूँ कि जब मैंने ऑलरेडी एक ट्रायल स्वरूप से और अच्छी तरह से हमने वो काम हो गया है तो पनवेल में भी वही मुझे रिपीट करना है। हालांकि वहाँ की परेशानी आज ही मैंने चार्ज लिया, कुछ अलग अलग है, लेकिन हम उसको अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। और जब शासन हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी देता है तो वो थोड़ा गर्व की बात हमने समझनी चाहिए कि मुझे क्यों मुसीबत में डाला है, मुझे क्यों ये जिम्मेदारी सौंपी, उससे हटके मुझे चुना है और ये मुझ पर विश्वास दिखाया है, ये समझ के काम करना चाहिए। बहरहाल एक मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, इनके निजी जीवन पर, व्यक्तिगत जीवन पर बात हो रही है, तो ये अपने जीवन पर बात कर रहे हैं, लेकिन उल्लासनगर शहर के लिए इनका जाना अपने आप में एक नुकसान होगा शहर के लिए। सर, आप ये इलेक्शन के लिए ही जा रहे हैं, वापस आने वाले हैं या परमानेंटली ट्रांसफर? ऐसा मुझे अभी आपके यहाँ से लोकल एमएलए मैडम भी आज शासन से मिले हैं और उनको भी ये विश्वास दिलाया गया है कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, और उन्होंने मैसेज वायरल भी सोशल में हो गया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये इलेक्शन के बाद फिर से मुझे उल्लासनगर की ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, जो कि मुझे भी बहुत उसमें खुशी होगी। तो पनवेल में इलेक्शंस चल रहे हैं, इलेक्शन का दौर है वहाँ पर, और इसी दौर के दौरान सिर्फ कुछ दिनों के लिए टेम्परली इनका तबादला वहाँ हो रहा है। ऐसी बातें ये कह रहे हैं कि हो सकती हैं, लेकिन भविष्य में गवर्नमेंट के साथ भी करेस्पॉन्डेंस करना होगा कि ये यहाँ वापस आकर उल्लासनगर के विकास की बात सोचें। चलिए सर, हम ऐसा समझ के चलते हैं कि उल्लासनगर के आयुक्त आप हैं और आने वाले दिनों में भी आप ही रहेंगे। क्या प्रायोरिटीज़ हैं डेवलपमेंट के बारे में? अभी डेवलपमेंट के बारे में तो अपना डेवलपमेंट प्लान गवर्नमेंट के पास प्रलंबित है, जिसको अभी 1 महीने के अंदर शायद बढ़ावा मिलके उसको अप्रूवल मिलेगा, और जिससे हमारे शहर को एक नई संजीवनी मिलेगी, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ मलम पट्टी कर रहे हैं। तो इसको पूरी तरह से ऑपरेशन जैसे एक शहर को करने की ज़रूरत है, तो जिसमें रीडेवलपमेंट में हमको हायर एफएसआई से एक इंसेंटिव मिलेगा, तो हाई राइज बिल्डिंग बन सकती है, नीचे की जगह खुली हो सकती है। जैसे मैंने कहा, ये शहर एक बहुत हाईएस्ट डेंसिटी वाला शहर है, तो हमारा एफएसआई लीगली या इलीगली हार्डली 1 to 1.5 एफएसआई कंज्यूम हुआ है। अगर ये 4 एफएसआई से हम जाएंगे तो नीचे की जगह खुली होगी, और ज़्यादा हमको सिविक एमिनिटीज़ मिलेंगी, गार्डन्स के लिए जगह मिलेगी, रोड्स वाइड हो जाएंगे, और प्रॉपरली प्लान सिटी का हम अगले 25 साल के लिए सोच सकेंगे, और उस दिशा में हम कदम रख पाएंगे। सर, यहाँ के लोग जो हैं वो आपको कैसे लगे, उनका सिविक सेंस? पहले तो सबसे पहले मैं आपको बधाई दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से वो जो एक इंटरव्यू था इलेक्शन के समय, आपने कई सारी कैंपेनिंग चलाए, आपने होर्डिंग्स लगाए, इंटरव्यू किया पब्लिकली, आपने आकर सबको ये अपील किया कि वोट करें। उसमें आपकी एक जो सिंधी भाषा में इंटरव्यू चली थी, महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी और भारत देश की हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, लेकिन चूंकि आप उल्लासनगर शहर में है तो आपने सिंधी में भी एक अपील की, तो लोगों के ऊपर भी आपका काफ़ी सारा अच्छा प्रभाव है। तो लोगों के बारे में, यहाँ के समुदाय के बारे में आपकी क्या राय है? सिविक सेंस के बारे में, इनका सिविक सेंस कैसा? सिविक सेंस के बारे में मुझे काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है इस शहर में। अच्छा। क्योंकि जब मैं देखता हूँ गली गली में, ये सबके बारे में नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के बारे में ये कहा जा सकता है कि सिविक सेंस का बहुत अभाव है, और लोग सिर्फ अपने घर के सीमित तक ही अपना निजी स्वार्थ या अपना कुछ इंटरेस्ट देखते हैं,
जबकि उनके घर का कचरा हो या कुछ भी बचा हुआ खाना हो किसी भी प्लास्टिक के थैली में रख के फिर वो चौथे माले से नीचे फेंकेंगे। जब मुझे मतलब ये इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, 2 अक्टूबर को हमने सफाई अभियान चलाया था। जब मैं आने के तुरंत 8वें 9वें दिन में हमने चलाया पूरे शहर से, हम महापौर उपमहापौर सब हमारे पदाधिकारी और हमारे सब कर्मचारी। और उस रैली के दौरान मुझे एक दृश्य दिखा कि कोई चौथे माले से एक प्लास्टिक के में बचा हुआ खाना फेंक रहा है और वो बैग जो उनका गेट था उस पर अटक गया है। तो ये एक बहुत ही मतलब विपर्यास की मुझे सीन। एक तरफ हम 2 अक्टूबर का गांधी जयंती का मुहूर्त पे सफाई अभियान चला रहा है और कोई इतनी लापरवाही से कचरा घर के बाहर अपने ही सोसाइटी के आंगन में फेंक रहा है। तो ये सिविक सेंस का नॉट ओनली ये सिर्फ कचरे का हो, भले आप गाड़ियाँ देखेंगे, आप जुनी पुरानी गाड़ियाँ शहर में बहुत सारी है और उन्होंने पार्क करके रखी है जिसकी वैल्यू उनके लिए 0 है, लेकिन वो उसको पब्लिक प्रॉपर्टी का स्पेस वहाँ वो ऑक्यूपाई करते बैठे हैं। फिर शॉप ओनर्स आप देखेंगे, शॉप का साइज देखो, फुटपाथ के ऊपर वो अपना सब बिक्री वाला सामान लगाएंगे, हाथगाड़ियाँ वाले कहीं भी करेंगे, लोग ट्रैफिक सेंस में ये होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे शहर में एक अभियान के तौर पर चलाने की और लोगों को समझाने की बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये वोटर अवेयरनेस कैंपेन से और जो भी हमारा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा उससे एक बहुत उम्मीद मिली है कि अगर लोगों को किसी विषय में हम अच्छी तरह अगर उनको समझाते हैं और उसका उनके पास जाके अगर वो एक मुहिम चलाते हैं तो एक उसका अच्छा फ़ायदा हो सकता है, लोग समझ सकते हैं और जाग सकते हैं और हमको सहयोग भी कर सकते हैं। सर, जब आप किसी भी बात में एक्टिव होते हैं, कैंपेनिंग चलाते हैं, इलेक्शन की बात कहें और कई सारे ऐसे, तो आप अपने कर्मचारियों से भी काम लेते हैं। तो ऐसे काम करते करते कई बार आपके ऊपर आरोप भी लगे हैं, आपके ही कारपोरेशन के कर्मचारियों, एक महिला थी जिन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि हद से ज़्यादा जो है काम लिया जा रहा है और इस तरह का काम नहीं होना चाहिए क्योंकि जवाबदार मैं हूँ, जवाबदेही मेरी है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? एक कुशल प्रशासक वही होता है जिसके हृदय में सद्भावना भी हो और समय आने पर उसको कठोर प्रशासक की भी भूमिका निभाने आए, ना कि वो हर समय ये उम्मीद रखे कि कोई मेरी आलोचना ना करे, कोई हमेशा मेरी प्रशंसा ही करे। अगर ये हम उद्देश्य लेकर काम करते हैं तो आप एक सक्सेसफुल कुशल प्रशासक नहीं हो सकते हैं। हम आम जनता के हित में जो भी कड़ियाँ हैं वो सब कड़ियाँ सही तरीके से चल रही है ये देखने का प्रशासक का काम है। वो फिर अकेला खुद भी अगर पूरा काम करता है रात दिन और वो अपने कर्मचारियों से काम लेना नहीं जानता है तो मुझे लगता है कि वो कहीं फेल हो रहा है। तो इसमें किसी के बारे में कुछ मेरा पर्सनल इंटरेस्ट या ये नहीं है। जब काम का अगर कोई मुझे वो ज़रूरत है कि किसी को एक काम नहीं, वो किस्सा हुआ क्या था सर? वो मीडिया वो अभी वो पर्सनल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ऐसे लेडी ऑफिसर को हमने जो कि कंप्यूटर के इंचार्ज भी थे उनको हमने एक काम सौंपा इलेक्शन के इसमें जो कि उनसे ही रिलेटेड था। तो जल्दबाजी में जो मेरे लोगों ने ड्राफ्ट उसका ऑर्डर का बनाया जो कि सभी चीज़ों में हम लिखते हैं, तो उनको वो सीनियर क्योंकि प्रोग्रामर है कंप्यूटर के इंचार्ज, उनमें वो लिखना शायद ज़रूरी नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने रूटीन में वो लेके आए जो जल्दबाजी में मैंने भी साइन करके, लेकिन उसका उद्देश्य ये था कि वो काम उनको देना चाहिए। तो उस वाक्य पर उनको आपत्ति थी कि अगर वो काम वो सही तरीके से ना करें तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाएगा या क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, और उसको लेकर उन्होंने बड़ा उसको मुद्दा उठाया। हालांकि उनको उस पर अगर आपत्ति थी तो उन्होंने मुझसे बात करना सबसे जायज़ तरीका था, ना कि मुझे बिना कुछ बताए, ना मुझे ध्यान में बिना लाए उन्होंने प्रेस की तरफ जाना और उसको उछालना और उसका फिर अलग डिसएडवांटेज कोई और लोग जिनके कुछ इंटरेस्ट मेरे से पूरे नहीं हुए या कुछ उनको दर्द पहुंचा है तो उन्होंने उठाने की कोशिश की। और एक महिला अधिकारी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो चार्जेस उनको मिलने चाहिए वो उनको न मिलकर किसी और ऑफिसर को मिले। तो ये देखो, प्रशासन में आप कोई जूनियर या सीनियर ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई सीनियर होते हुए भी उसको अंजाम नहीं दे पा रहा है किसी चीज़ को, जो कि आपको लगता है कि किसी और से हम ट्राई करके देखें ताकि वो भी उसको अगर एक चैलेंज करके उसको दे तो हम निभाए। तो गवर्नमेंट में कोई भी काम छोटा मोटा नहीं समझना चाहिए। अगर मैं खुद का भी सोचूं, उल्लासनगर कमिश्नर के कंपैरिजन में मेरे कई जूनियर ऐसे IAS ऑफिसर हैं, दोज हु आर होल्डिंग
मे बी ग्रेटर पोस्ट और प्रोमिनेंट पोस्ट, तो मैं भी अगर ऐसा सोचूं कि गवर्नमेंट ने मुझे थोड़ा इनजस्टिस किया है तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, अगर आप उसमें लगन से रिजल्ट देंगे तो आप विश्वास पैदा करेंगे अपने सीनियर्स का, तो ज़रूरी आपको उसको आपको न्याय मिलेगा। सर, जब ये इंटरव्यू हमारा लोग देखेंगे और आपके बारे में एक विचार बनाएंगे मन में, तो जिम्मेदारी आपके बातों से जाहिर हो रही है। तो जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए एक तरफ आप प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स जो आप बोल रहे हैं कलेक्शन हो रही है, दूसरी तरफ शहर पानी के लिए हाहाकार कर रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है। इस विषय में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? अभी हमारे यहाँ जो शहर का वाटर सप्लाई सिस्टम है, ये जो इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है, इंडिविजुअल लाइन, वो बहुत पुरानी है। इसमें हमने कुछ जान डालने की कोशिश की कुछ 4-5 साल पहले, और उसमें 250 करोड़ रुपया हमने खर्चा किया। लेकिन उस वक्त हमने थोड़ा उसका, मुझे लगता है कि कहीं हम पूरा शहर सामने रखकर वो योजना नहीं बनाई गई। उसमें से कुछ 25-30% शहर का कुछ हिस्सा हमसे छूट गया है। उस वजह से क्या हो रहा है कि हम वो 25% जगह पे हमने ओल्ड लाइन्स ही चालू रखी है, न्यू लाइन्स का उनको कनेक्शन नहीं दिया है, जिसकी वजह से उनको ओल्ड लाइन से पानी जा रहा है। और जब ओल्ड लाइन से जा रहा है तो सिर्फ 25% नहीं, उनके बीच में आने वाले दूसरे भी जिनके घर में नए भी लाइन है तो उनके भी घर जा रहा है। तो बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ है कि ओल्ड लाइन प्लस न्यू लाइन प्लस और थर्ड लाइन, 3-3 नलके मैंने घर में देखे हैं, और ये बहुत ही मुझे ताज्जुब की बात लगी है। तो ये मतलब दूसरे की थाली से निवाला छीनने वाली बात पूरे शहर में हो रही है। लेकिन कुछ एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का फर्क, कुछ दबंग जो प्रकार के जो नगर सेवक हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं, इस तरह का कुछ? या इसमें बहुत ही एक्चुअली वाटर सप्लाई सिस्टम या कोई भी कारपोरेशन का जो सिस्टम है वो कारपोरेशन के अधिकारियों ने चलाना चाहिए। अगर उसमें कुछ आपत्ति है तो जो लोकल लीडर्स है या कारपोरेटर्स है, उन्होंने ये बात उनके सीनियर्स के ध्यान में आनी चाहिए। बट यहाँ पर ये पूरा सिस्टम ऐसे लग रहा है कि वो ही एक रूटीन सा बन गया है कि कोई भी जाके कनेक्शन ले रहा है, वॉल खोल रहा है, वॉल का कितना उसका टर्न्स देने हैं, ये सब डिसाइड कर रहा है। तो इस विषय में आपके डिस्क्रिशनरी पावर क्या करेंगे? इसमें अभी हमने चेतावनी देने की कोशिश की ऐसा आपने करना गलत है, लेकिन इसमें कंट्रोल रखने के लिए हमारे पास मैन पावर की कमी है। तो जो अगर हम इंजीनियर्स और उनके जो भी असिस्टेंट्स है वो अगर हम संख्या बढ़ाते हैं, और ये अगर फिर सामूहिक जिम्मेदारी और सिविक सेंस की भी बात है। कोई भी अगर आप देखेंगे इलीगल कनेक्शन ले रहा है, अभी इलेक्शन के दरमियान भी बहुत सारे लोगों ने इलीगल कनेक्शन लिए हैं, जिसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अगर कोई इलीगेशन कनेक्शन ले रहा है तो दिन दहाड़े ले रहा है या कोई भी समय पर ले रहा है, तो अन्य नागरिकों ने उसको टोकना चाहिए। ये काम भी नहीं हो रहा है। तो सभी जिम्मेदारी आप समझेंगे कि कारपोरेशन ने उठानी चाहिए। इलीगल कनेक्शन रोकना भी, रोकने के लिए अगर असफल रहे तो फिर उसको निकालने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, मेरा समय ज़्यादा डेवलपमेंट में जाना चाहिए, ना कि रेगुलेटरी एक्टिविटी में जाना चाहिए। रेगुलेटरी एक्टिविटी सिर्फ 10-15% होनी चाहिए। 80-85% हमारा ध्यान पूरा डेवलपमेंट के और पॉजिटिव चीज़ों पे बटना चाहिए। सर, आप एक सोफिस्टिकेटेड, एक एजुकेटेड क्लास के, दो यू आर ऑन द पोस्ट ऑफ कमिश्नर, आपका सामना कई ऐसे लोगों से भी हुआ होता होगा जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दबंगगिरी करते हैं, तो उनको आप कैसे फेस करते हैं? कहीं उनकी वजह से शहर का विकास अगर अफेक्ट हो रहा है तो आपका कोई एग्रेशन, कुछ आपका ये रूप उनके सामने कभी तब्दील होता है? एक्चुअली ऐसे दिखाने की कोशिश करनी होती है, क्योंकि वो मैसेज भी जाना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि अगर अगर बोलना, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि कमिश्नर बहुत अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं, किसी को भी डांटते नहीं हैं, ना किसी के विरोध में जाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे ख्याल से मैं असफल हो रहा हूँ। जहाँ पब्लिक हित है वहाँ किसी को डांटने की ज़रूरत है, या एक एग्रेसिव जैसे आप बोल रहे हैं वो भूमिका निभाने की अगर ज़रूरत है तो वो निभाने आनी चाहिए। और मेरे ख्याल से वो एक हमारे कर्तव्य का ही वो एक हिस्सा है। कुछ ऐसी घटना हुई है आपके? ऐसी बहुत बार हुई है। तो बताना पसंद करेंगे कोई? नहीं, ऐसा बता के उसमें नहीं, लेकिन ये काफ़ी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो एग्रेशन में मैं बहुत एग्रेसर हूँ, और मैं बहुत एक्साइटमेंट में जाता हूँ, क्योंकि मुझे तब ये समझ में नहीं आता है कि पब्लिक हित में ये क्यों नहीं विचार कर रहे हैं। तो उनको एक एग्रेशन में जवाब दिया तो थोड़ा उसका असर अच्छा हो जाता है।
करीब आइए और अपनी समस्याएं लेकर आइए, समाधान जरूर मिलेगा, लेकिन तानाशाही और दादागिरी के साथ मत आइए, यहाँ एग्रेशन भी है। तो राजेंद्र निंबालकर जी, आपने पूरी जो बातें थी उस विषय पे आपने अच्छी। अच्छा, एक और मुद्दा, शहर में जो धोखादायी इमारतें हैं आपके सामने, आपके इस जब से आप आए हैं बिल्डिंगें गिरी हैं, Yes. इससे पहले भी और भविष्य में भी ऐसी बातें, मतलब तो इस बारे में उसको मैं बहुत ये संवेदनक्षम ये विषय है, क्योंकि हमारी जो बिल्डिंगें हैं वो बहुत पुरानी है और उनमें जो धोखादायक होने की जो रीजंस है उसमें से एक वो जब हमने वो रेती का इस्तेमाल किया है, वो नमक मिश्रित रेती, और उसकी वजह से वो पूरा नमक उसको स्टील को खा के पूरा मॉर्टर वीक हो रहा है, वो एक वजह है। लेकिन सबसे बड़ी वजह इसमें यह है कि जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो बिना किसी परमिशन से हुए हैं, बिना किसी प्रॉपर स्ट्रक्चरल प्रीवियसली कई दिनों से, कई वर्षों से ये बातें हो रही हैं। अब क्या सर? अब हमने बीच में जब ये एक दुर्घटना घटी जिसमें एक आदमी की दुर्घटनावश मृत्यु हो गई, तब मुझे ये ख्याल आया कि लोगों को एक सार्वजनिक सूचना के तौर पर चौकन्ना करना जरूरी है। तो हमने पेपर में और प्रेस के माध्यम से भी सबको ये सूचना दी थी कि जिनकी भी बिल्डिंगें 10 साल से ज़्यादा पुरानी है, उन्होंने सबने उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट करना ज़रूरी है, और वो आरसीसी जो कंसल्टेंट है, रजिस्टर्ड कंसल्टेंट है, उससे करवा लो और वो हमारे पास जमा करवाओ। लेकिन फिर से दुर्भाग्य की बात है, इसको किसी ने सीरियसली अब तक नहीं लिया है, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। और फिर कोई दुर्घटना घटती है तो फिर सब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय के लिए चौकन्ने हो जाते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं और फिर से हम अपने काम पे लग जाते हैं। तो ये हम अगर एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने जाए तो खर्चा भी बहुत कम आता है और समय भी कम लगता है। उसके लिए रजिस्टर्ड अपने पास बहुत सारे एजेंसीज हैं, तो पता नहीं ये लोगों में ये इसका महत्व क्यों नहीं समझ में आता है। सर, शहर में कई सारी समस्याएं हैं, आपसे उम्मीद है शहर को, शहरवासियों को ऐसा लग रहा है कि उल्लासनगर को समस्याओं का गढ़ समझकर समस्याएं लोग बढ़ाते जा रहे हैं। इन दिनों तो ऐसा भी सुनाई दिया जा रहा है कि कुछ केमिकल के ट्रकें जो हैं शहर में आ रही हैं और केमिकल यहाँ फेंक कर चले जा रही हैं और लोगों को स्वास्थ्य की तकलीफ हो रही है। तो इस बारे में भी ये अभी मुझे इलेक्शन के दरमियान बहुत सारे ये सुनने को आया, उसका बहुत फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और आए दिन लोगों को अभी ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो इलेक्शन के बाद तुरंत हमने इसमें ध्यान देने की कोशिश की है। हालांकि मैंने यहाँ के पुलिस इंचार्ज डीसीपी है उनसे और जो हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अफसर हैं उनसे भी बात की है, और ज़्यादा ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सब जो भी केमिकल फैक्ट्रीज और उनके जो इफ्लुएंस है उसके बारे में रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उस पर रेगुलेट करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो उनसे मैंने बात करके इस पर थोड़ा ध्यान देने के लिए कहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी मैं उस पर ये सोच रहा था कि मैं अपने जो सफाई अधिकारी कर्मचारी है उनको अगर मैं रात दिन ड्यूटी देकर इस पर थोड़े दिन के लिए वॉच रखूँ, अगर 1-2 टैंकर भी हम पकड़ सकते हैं तो उसका सोर्स हमको पता चल जाएगा। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरा तो तबादला हुआ है तो ऑफिशियली मैं उसमें, फिर भी मैं इनफॉर्मली हमारे लोगों को बोल दूंगा। लेकिन लोग अगर चौकन्ना रहेंगे और एक भी टैंकर अगर हम पकड़ पाते हैं, लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं कि टैंकर आके खाली हो रहा है, लेकिन कोई उसको पकड़ना तो दूर, एक फोटोग्राफ भी निकाल के अगर हमको भेज दे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर से हम उसका सोर्स ढूंढ सकते हैं और उसके ये हम काम बंद करवा सकते हैं। कमिश्नर साहब संघर्षशील है, चूंकि घना अंधेरा है, रात है, लेकिन सुबह आने की उम्मीद सभी को है। सर, जाते जाते इस कार्यक्रम में हम एक रैपिड फायर सेक्शन करते हैं जिसमें मैं अपनी तरफ से एक शब्द कहूँगा, उसके उत्तर में इमीडिएटली दिल से बिना उस पर सोचने का वक्त गंवाए आपको जवाब देना, एक शब्द में या एक वाक्य में। मेरा सबसे पहला शब्द आपकी ओर है, उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन इंस्टीट्यूशन विथ लॉट ऑफ डिफिशियंसीज। पॉलिटिशियन, उल्लासनगर शहर बीजेपी प्रेसिडेंट कुमार एलानी। बहुत खुशमिजाज इंसान है। एमएलए श्रीमती ज्योति कालानी। बहुत विनम्र और बहुत समझदार एमएलए है। आरपीआई अध्यक्ष भगवान बालेराव। इज मोर एग्रेसिव। शिवसेना अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी।
मुझे वो शिवसेना के कम और समझदारी से पेश आने वाले ज़्यादा ये लगते हैं। इतना एग्रेशन उसमें उन्होंने मुझे देखा नहीं दिया है, और एक समझदार इंसान मैं समझता हूँ। इन दिनों शहर में उभरती हुई पार्टी सेक्युलर अलायंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जीवनदीप इनको मैं एक गूढ़ व्यक्तिमत्व समझूंगा। इनको कुछ मैं अभी तक अंदाज़ा नहीं लगा पाया। चूंकि ये आपके व्यक्तिगत जीवन पर इंटरव्यू चल रहा है, तो जाते जाते आपके जीवन से वो 2 क्षण चुनाना चाहेंगे। एक क्षण वो जिसमें जीवन में आप सबसे ज़्यादा खुश हुए, दूसरा वो जिसमें जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी हुए। अच्छा, एक्चुअली मैं ऐसा कोई इंस्टेंस एक सिंगल पॉइंट आउट नहीं कर पाऊँगा। अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर आपको एक ही इंस्टेंस, तो जब मेरा बड़ा लड़का पैदा हुआ तो वो मेरे लिए बहुत खुशी थी, और उसको मुझे देखने, मैं दूर था तो उसे देखने की बहुत चाहत थी। तो हालांकि मैं 24 आवर्स के अंदर पहुंच नहीं पाया उसको देखने, लेकिन जब देखा बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ खुशी हम हमेशा अपेक्षा रखते हैं कि बड़ी चीज़ों से मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है मैं किसी का काम करता हूँ या कोई भी छोटी, मैं किसी का कोई गीत सुनता हूँ तो भी मुझे उतनी खुशी होती है जितनी कोई बड़ा कुछ अगर हमको हासिल हो जाता है। सर, आपको कितने बेटे हैं? मेरे को 2 बेटे हैं। संतान कुल मिलाकर 2 लड़के हैं। बड़ा लड़का यूएस में पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहा है जी। और मेरा छोटा लड़का वो भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लास्ट ईयर में पुणे में पढ़ रहा है। जीवन में सबसे दुखी क्षण, जब आप दुखी हुए हो सबसे ज़्यादा? दुखी क्षण बचपन में बहुत सारे थे, जब मैं हमारे माता पिता को कष्ट करते हुए देखता था और उनकी उम्मीदें जो थी वो कब जल्द पूरा हो सके, उस इंतज़ार में जो घड़ियाँ बीती, वो सब आए दिन वो दुख की घटना थी। चलिए, राजेंद्र निंबालकर जी से उनके जीवन के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में एज द कमिश्नर और व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का इनका जीवन है, आपने प्रेरणा ली होगी। सर, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद जो मुझे ये आपने अपॉर्चुनिटी दी।